आई सिक्योर्ड रैंक 1 इन माई एंट्रेंस एग्ज़ाम एट IIT बॉम्बे। और मुझे अभी भी वो रात याद है जब IIT बॉम्बे से के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के HOD सर ने मुझे फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी अबाउट माई रैंक एंड ऑल द स्टफ एंड ही इन्वाइटेड मी टू टेक एडमिशन इन IIT बॉम्बे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ वीडियो पे है आशीष अग्रवाल सर, जिसके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। जैसे कि मैंने अमिताभ शर्मा सर के साथ वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया आशीष सर को लेके आओ, आशीष सर को लेके आओ। तो मैंने आशीष सर को फिर कांटेक्ट किया एंड फाइनली सर हमारे साथ आज ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सर जितने भी आपके डाउट्स है जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, जितने भी सारे डाउट्स है मोस्टली सर आंसर कर देंगे। बाकी एक और चीज़ मेरे को बतानी है, मैंने क्लास 11th में पूरी अपनी मैथ्स आशीष सर से पढ़ी थी, जिसके कारण मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गया था। एंड ऑलरेडी आप जानते हो कि फिजिक्स वाला के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी में से एक है मैथ्स में। तो आज आशीष सर से बात करेंगे। सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देते बच्चों को। बच्चों, वैसे तो तुम जानते हो कि जैसा ऋतिक ने बताया कि ऋतिक भी पढ़ा है मुझसे, ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और बहुत 20-21 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए IIT JEE। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद IIT JEE जो ट्रेनिंग है। मैं पिछले 20 या 21 साल से IIT JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ। उसमें से मैक्सिमम जो समय है मैंने बंसर क्लासेस कोटा में पढ़ाया है और अभी फ़िलहाल मैं फ़िज़िक्स वाला पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। और वो जैसा ऋतिक ने मुझे बताया कि सर आपको बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड कर रहे थे कि सर को भी प्लीज़ लेकर आइए इस चैनल पर, और सर से भी हम कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं जो उनके मन में हैं। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बच्चों के लिए तो कुछ भी करेंगे, बच्चों की डिमांड है और डेफिनेटली ऋतिक वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट ऑल्सो। तो बस यहीं से शुरुआत किया। यस सर। सर ऐसे तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बट सर क्योंकि टाइम की अभी कमी है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चों ने पूछ लिया, तो बच्चों के क्वेश्चन को प्रायोरिटी देते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पूछना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है वो ये है कि इज IIT स्टिल वर्थ इट? लाइक अभी जैसा कि सर सिनेरियो ऐसा है कि टायर 3 कॉलेजेस से भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट निकल रहे, तो क्या अभी भी IIT वर्थ इट है? बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूँ जो बच्चा IIT की इस समय तैयारी कर रहा है उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आता होगा, यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात जग रहा हूँ, इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या सही में उसका इतना अच्छा आउटकम मिलेगा ज़िंदगी में आगे चलकर? तो लेट मी टेल यू कि IIT इज़ नॉट ऑल अबाउट इंजीनियरिंग ओनली। मतलब आप IIT को सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं माने, IIT इज़ एन एटीट्यूड। IIT इंस्टिल्स द एटीट्यूड ऑफ विनिंग एंड हार्ड वर्क विद इन यू। वो जो एटीट्यूड ऑफ विनिंग, attitude of getting success, attitude of getting success at any cost of hard work that you do, वो जो IIT आपके अंदर वो जज्बा भरता है ना, वो जज्बा सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि IIT के मैक्सिमम बंदे इंजीनियरिंग की फील्ड में तो कमाल करते ही करते हैं, लेकिन चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की फील्ड हो, हर जगह छा जाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि IIT सिर्फ बीटेक नहीं है, IIT आपके अंदर एक ऐसी विनिंग एटीट्यूड को जन्म देता है, इंस्टिल करता है, जो आपके साथ ताउम्र मरते दम तक आपके साथ रहती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that you can have in your character or you can build up in your character. तो IIT grants you with that. तो मेरे ख्याल से IIT इसलिए worth it क्या यार, इसलिए मतलब मैं कहूँगा it is everything, you know. So the attitude that you get, I think that is the most important thing once you clear IIT JEE. Yes sir. So that is what it gives you. Yes sir, exactly. सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया क्यों अभी भी IIT का इतना हाइप बना हुआ है। सेकेंडली जो मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, वो बच्चे ने पूछा है कि सर आपने फिजिक्स वाला क्यों ज्वाइन किया बंसल क्लासेस के बाद, न्यूक्लियस के बाद? देखिए, हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मन में डेफिनेटली आएगा कि यार आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, फिर अचानक से ऑनलाइन में आप कैसे आए? तो देखो, वो सब हम जानते हैं, कोरोना था उस वक्त काफ़ी। तो उस वक्त भी हम चाहते थे कि यार बच्चों से कनेक्ट कैसे हो, बच्चों से मिले कैसे, क्या एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम बच्चों से मिल सकें, मैक्सिमम बच्चों की लाइफ को अफेक्ट कर सकें। एंड आई थिंक PW प्रोवाइडेड एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म फॉर दैट पर्पस। और इस तरह से फिर हमने PW के साथ एसोसिएट किया, क्योंकि वहाँ एक लार्ज क्राउड को आप बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एट द मिनिमल कॉस्ट। सो दैट आइडिया रियली स्ट्राइक्ड अस अ लॉट कि हाँ यार ज्वाइन करना चाहिए, इससे हम गरीब से गरीब बच्चे की भी ज़िंदगी में एक डिफरेंस तो ला सकते हैं।
मतलब नो डाउट फाइनेंस इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ व्हेन एनीवन वर्क्स, बट साथ साथ में जो आप ये दूसरी बात करते हैं ना कि यार इसका एक हम सोसाइटी के सबसे लोएस्ट जो तबका है ना उसको भी टच कर रहे हैं, उस बच्चे की भी ज़िंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट प्रोटेस्ट टू पीडब्ल्यू। यस सर, एग्जैक्टली। फिजिक्स वाला ने इतने सस्ते में जो कोर्सेज लॉन्च किए वो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे यूज़ कर पा रहे वो कोर्सेज। बाकी सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये कि आपने सर आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया आईआईटी बॉम्बे की जगह में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी लाइफ में मतलब अगर कोई देखेगा ना तो उसको लगेगा यार ये इस बंदे को आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए था। इनफैक्ट यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट मैंने जब अपना मास्टर्स मैंने आईआईटी एमएससी एंट्रेंस दिया था तो उस समय तो आईआईटी के सारे जो एग्ज़ाम्स थे वो अलग अलग होते थे। आईआईटी बॉम्बे अलग होता था, आईआईटी कानपुर अलग होता था, आईआईटी रुड़की अलग होता था, और नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत मिनिमल थी मेरे ख्याल से। अगर आप नंबर ऑफ़ सीट्स भी दिखा लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से 140-150 सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया, कुछ लगभग इतनी रही होंगी, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस में रही होंगी। तो आई सिक्योर्ड रैंक 1 इन माई एंट्रेंस एग्ज़ाम एट आईआईटी बॉम्बे। और मुझे अभी भी वो रात याद है जब आईआईटी बॉम्बे से के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के HOD सर ने मुझे फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी अबाउट माई रैंक एंड ऑल द स्टफ एंड ही इन्वाइटेड मी टू टेक एडमिशन इन IIT बॉम्बे। सो then altogether I went to IIT कानपुर, which sounds a little paradoxical, लेकिन उसका कारण ये है कि भाई जब मैं IIT बॉम्बे गया I went with my father, मैंने पूरा वो जो फीस का चलान वलान होता है वो सब लेकर गए थे हम लोग। बट मैं बचपन से यूपी में रहा हूँ, मेरे फादर भी यूपी में रहे हैं, और फिर जब हम बॉम्बे गए तो वहाँ उन्होंने वो सारा माहौल देखा। बॉम्बे इज़ अ बिग सिटी एंड कहीं ना कहीं फादर को ये लगा कि भाई यहाँ तो बच्चा बिगड़ ना जाए, तो फिर I ultimately had to do what he said, and so we went for IIT campus. It was all together my father did not like that place, you know, the vibes of Bombay, you know, somehow उनको शायद बहुत अच्छी नहीं लगी, इस कारण से I went for IIT कानपुर। IIT कानपुर आप जानते हैं यूपी में है और हम भी यूपी से, तो फिर वो पॉजिटिव एक होता है ना जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हाँ भाई चलो ये ठीक है, ये जगह ठीक है, ये अपनी जैसी जगह है, तो दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर IIT कानपुर। और दूसरा IIT कानपुर का जो साथ साथ मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर की बात पर हम मानी, हमने पूरा रिसर्च भी किया, और उस समय ये पता चला कि IIT कानपुर में अगर एकेडमिक्स की बात करें तो IIT कानपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर एकेडमिक्स। सो मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अब IIT कानपुर कहीं नीचे चला गया, ऐसा हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऑल द IITs आर इक्वल्स, है ना, वो सिर्फ रैंकिंग होती रहती है, तो ऐसा अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन उस समय थोड़ा ये था कि हाँ यार IIT कानपुर में एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सो दैट इज़ व्हाई आई वेंट फॉर IIT कानपुर। ओके सर, आई होप बच्चों को आंसर मिल गया होगा कि सर ने IIT कानपुर क्यों ज्वाइन किया। हाँ हाँ, बाकी सर वो तुम सब समझोगे जब तुम अपने पापा के साथ जाओगे कभी एडमिशन लेने, फिर समझ में आएगा। सर जनरली होता है सर, अभी भी जो है ना अपने पास वाले IITs ले लेते हैं बच्चे सर जनरली। बिल्कुल, कि घर के पास ही है और अपने प्रदेश में है तो फिर वो बेटर है। सर बाकी सर इस वीडियो का सबसे मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि बहुत यूट्यूबर्स हो गए जो फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मेंस के लिए भी एनफ नहीं है, जैसा कि आप जानते होंगे। बाकी सर आपका क्या राय है इसके ऊपर कि फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स कैसे हैं? देखो अगर मैं बात करूं, कोई नहीं बता सकता व्हाट इज़ इनफ। आई थिंक नथिंग इज़ इनफ फॉर जेई। अगर कोई कहे भाई इतना करने से हो जाएगा या इतना करने से नहीं होगा, तो पहली चीज़ तो ये कि भाई आप किस ऑथेंटिसिटी के साथ ऐसा बोल पा रहे हो कि भाई इतना कर लो तो हो जाएगा, इतना करोगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, उसका कोई पैरामीटर है नहीं कि इतना करने से हो जाएगा, इतना करने से नहीं होगा, ये किताब करोगे तो हो जाएगा, वो किताब करोगे तो नहीं होगा। आई थिंक द मेन जो कहना चाहिए क्रक्स जो लाई करता है वो आपकी थॉट प्रोसेस, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी प्रैक्टिस, उसके ऊपर लाई करता है। और एज फार एज PW मॉड्यूल्स आर कंसर्न, आई थिंक उसमें जैसे टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेज हैं, लर्निंग प्लस है, फिर उसके बाद एडवांस मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर PYQs हैं। अगर आप इन सब के ये सब चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आई थिंक दैट मेक्स अ गुड मिक्स ऑफ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, एंड आई थिंक दैट इज़ प्रिटी गुड।
और फिर अगर मैं कहूँ क्या इतना ही इनफ है, इतना करने से हो जाएगा, तो मैं ये भी नहीं कह सकता इतना करने से नहीं होगा, या ये कह दूँ कि इतना करने से हो ही जाएगा, यह भी गलत होगा। इनफैक्ट अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है तो वो शायद आपको गुमराह कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, जो मिले सब लगा डालो यार, ठीक है, चाहे वो PW मॉड्यूल्स हो या कोई भी बुक आप करो। जितना वैरायटी ट्राई करोगे उतना अच्छा होगा, उतना आपका बेटरमेंट होता जाएगा सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स मॉड्यूल्स के जो फिजिक्स वाला मॉड्यूल्स हैं तो उसके बारे में ये कहूँगा कि यार इट इज़ अ गुड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यू शुड प्रैक्टिस देम, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू फील कि आई स्टिल हैव टाइम, आई स्टिल हैव the stamina to go for more problems, you can try another book also, it is very fine. तो मेरी मतलब मैं I want to underline the point that no one can tell you that this much is enough and after this something less than this is not enough. अगर तुम इतना करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, इतना करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगे, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, no one can decide that. यस सर, एग्जैक्टली सर, आपने बहुत सही पॉइंट रखा कि हम लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि जेई हलवा नहीं है। आप जेई में ये नहीं बोल सकते हो कि इतना कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स आप जानते हो लेवल। यस सर, बिल्कुल। कई बार मतलब लोग कहते हैं ये सारा हमारे नोट्स से आया। हाँ, मतलब ये तो कहना ही मेरे एक तरीके से गलत होगा कि अगर मैं कह दूं कि भाई एक नर्सरी की टीचर आपके आकर बोले कि मैंने ABC पढ़ाया था बच्चे को और देखो सारा का सारा IIT का पेपर ABC और 1 2 3 से ही आया, तो वो गलत थोड़ी बोल रही है। तो ये कहना भी अपने आप में गलत है कि सब कुछ जैसा आपने क्लास में कराया बिल्कुल वैसे आएगा। IIT इसी का तो नाम है। IIT में कभी भी सीन प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हाँ सीन कॉन्सेप्ट्स ज़रूर आपको दिखाई दे सकते हैं, उनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे सकते हैं। तो वहाँ पर एक ही चीज़ काम आएगी ना, आपका कोई कहना चाहिए जो एक चीज़ काम आएगी वो है आपका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग था प्रॉब्लम्स के थ्रू, जो आपने मैथमेटिक्स में गेन की। जैसा मैंने कहा वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप जब सॉल्व करते हैं तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है आपकी, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वही काम आती है वहाँ पर। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप देखें जैसे कि एक कोई किसी ने MBBS किया तो क्या आप उसको सीधा पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए भेज देते हैं? नहीं भेजते कभी भी। कोई किसी ने लॉ किया, क्या वो सीधा जाकर कोर्ट में केस लड़ना शुरू कर देते? नहीं, ही प्रैक्टिसेस। या किसी ने CA किया तो क्या वो सीधा CA की प्रैक्टिस के लिए सीधा उतर जाता है मैदान में? नहीं होता ऐसा। क्या किसी ने UPSC क्लियर किया कि सीधा उसको DM बना देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी एक ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग किसके अंडर होती है? एक सीनियर के अंडर होती है, जिसमें वो देखता है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे केसेस को, या कोई वकील है या कोई एडवोकेट है, वो देख रहा है वो उसका सीनियर कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को जब वो एक साथ सीखता है, उस एक्सपीरियंस को सीखता है, तो वो उसे याद आता है। जब उसके लाइफ में ऐसे ऐसे सिनेरियोज आते हैं तो उसको याद आता है, हाँ यार वहाँ एक ऐसा केस आया था, उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमने इस तरह से आर्ग्यू किया था। या फिर मेडिकल साइंसेज में, हाँ यार ऐसा केस पहले भी आया था, उसको हमने इस तरह से किया था, उसको इस तरह की दवाई दी थी या इस तरह के टेस्ट लिखे थे। तो वही सब चीज़ें मैथ्स में भी हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे प्रॉब्लम्स के थ्रू, विच यू विल, जो IIT में काम आएगा। जैसे कि आप प्रॉब्लम पढ़ोगे IIT का तो आपको देखा अरे यार इससे मिलता जुलता तो एक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था एक प्रॉब्लम में, वो लगा के देखते हैं। बस यही काम आता है और कुछ नहीं। यस सर, एग्जैक्टली। बाकी सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो जनरली रहेगा रिवीजन के ऊपर। मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि सर रिवीजन कैसे करें, फॉर्मूलाज को कैसे याद करें। बच्चों को ये लगता है कि हाँ मैथ्स इज़ अ ह्यूमंगस सब्जेक्ट, इट हैज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ फार्मूलाज एंड ऑल, स्पेशली जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जो फार्मूला इंटेंसिव चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो बच्चों को थोड़ा लगता है, थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप एक फार्मूला शीट बना लें और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ उसे चिपका लें, ताकि आप उसको रोज़ देखें उन फार्मूलाज को, वो आपकी आंखों के सामने बने रहें। दिन में 5-7 घंटे जब आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ते पढ़ते मुंडी भी उठाई तो आपने देखा अच्छा हाँ यार tan A+ भी लिखा है सामने, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरा ये है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की, उसमें सब फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपकी हैबिट में आ जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको गैलरी में घूमकर कॉपी हाथ में लेकर बोलते हुए गैलरी में घूमना नहीं पड़ता, जैसे अक्सर बच्चे मैंने देखा है कई बार रटते हैं बिल्कुल, तो उस तरह का सब्जेक्ट नहीं है ये। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप इसको ऐसे याद कर लेंगे तो याद करना तो थोड़ा मुश्किल है। जब आप इसको यूज़ करेंगे और रोज़ डे टू डे लाइफ में आप उसे देखेंगे तो अपने आप आपकी हैबिट में आ जाएंगे वो सब फॉर्मूलाज। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए तो यार जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, जो भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, उसको एक बार जल्दी से थ्योरी पढ़ लो, साथ में जो क्लास में टीचर ने कराया वो सब की सब चीज़ें एक बार रफ कॉपी में थोड़ा रफली सॉल्व करके देख लो। और साथ साथ सब बच्चों को मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जब आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगे, आप उस क्वेश्चन पर कुछ एक मार्क बना दें अपने लिए, वेरी इंपॉर्टेंट या गुड, ताकि जब आप रिवीजन करें तो जैसे आपने नोट्स किया, क्लास इलस्ट्रेशन यानी क्लास में जो टीचर ने क्वेश्चन कराया उन्हें दोबारा से रफ कॉपी में करके देखा, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे थे उस चैप्टर के, जो अभी आपकी मतलब प्रैक्टिस शीट में या जो भी आपको मिलता होगा, वो उसको देखो और उन क्वेश्चंस को दोबारा से करके देख लो। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर रिविजन एंड दैट विल सर्व द पर्पस ऑल्सो। बाकी सर एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि आप क्लास 12 के बैचेस में नहीं पढ़ाते हो फिजिक्स वाला में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लास 12 के बैचेस, क्लास ड्रॉपर्स, अभी मैं ड्रॉपर्स को पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल मैंने 11th क्लास को पढ़ाया, इस साल भी मैं 11th और ड्रॉपर्स दोनों को पढ़ा रहा हूँ। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स भी होती हैं, वेयर ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट यू कैन बी बेस्ट सूटेड हियर, सो ऑर्गेनाइजेशन फिल्स इन दैट गैप by sending you. So it is ultimately the organizational verdict that where we teach or where we do not teach. तो जैसे अभी लगा कि यार मेरे ख्याल से ऐसा लगा होगा कि शायद ड्रॉपर्स में ज़्यादा सूटेबिलिटी है और ड्रॉपर्स को एक नीड भी है कि भाई एक एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़ें, उन्हें अच्छा भी लगेगा और शायद वो उस एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो अभी मैं लीडर ले रहा हूँ और साथ में मैं 11th भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 12th नहीं पढ़ा था, 12th में पढ़ा रहा हूँ भाई, 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाया, क्रैश कोर्स, 11th 12th ड्रॉपर, वट एवर यू नेम इट, आई हैव टॉट दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 12th में नहीं पढ़ाता हूँ। डेफिनेटली जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स आती हैं मैं आई फुलफिल दोस। ओके सर। और सर एक और कॉमन क्वेश्चन था जैसे मॉड्यूल्स के ऊपर था कि सर 3 to 4 months में क्या जेई अपन निकाल सकते हैं, आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है? देखो इंटरनेट पर ये वीडियोस भरे पड़े हैं कि जैसे जैसे जेई पास आता है तो 6 महीने में जेई कैसे निकालें, फिर आता है 3 महीने में जेई कैसे निकालें, फिर आता है 1 महीने में जेई कैसे निकालें, फिर 10 दिन में कैसे जेई निकालें, फिर मेरे को लगता है अब उसी कमी रह गई 1 घंटे में जेई कैसे निकाल लें। तो हर चीज़ के वीडियोस हैं, हर चीज़ की स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। तो पहली चीज़ तो यार देखो, स्ट्रैटेजी एक अच्छा शब्द है मेरे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एजुकेशन में स्ट्रैटेजी शब्द को जितना एक्सप्लॉइट किया ना उतना शायद किसी ने किया नहीं होगा। इतना तो बिजनेस में भी स्ट्रैटेजी लोग नहीं सोचते जितना हम यहाँ स्ट्रैटेजी वर्ड का दुरुपयोग करते हैं। सीधी सी बात है यार, आपको आईआईटी में सिलेक्ट होना है, पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई उसके अलावा कोई और मंत्र भी नहीं है। तो रही 3 महीने में पढ़ के क्वालिफाई करने की बात, तो देखिए किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप बिल्कुल एक कोरी स्लेट ना हो। यू शुड नॉट बी एज ब्लैंक एज अ ब्लैंक पेपर, है ना, यू शुड नॉट बी दैट ब्लैंक। तो अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तीनों सब्जेक्ट्स में, आपकी कोई प्री फाउंडेशन नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल ही सब कोरा है, तो यार देखो देन इट इज़, लेट मी टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मतलब मेरा वो नहीं है अच्छे दिन आएंगे और तुम्हारा दिल खुश हो जाए, वाह अब तो हम हो जाएगा। तो बेटा उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पहले से आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना, वो एक सॉलिड बेस होना चाहिए पहले से। फिर आप 3 महीने में डेफिनेटली सोच सकते हो कि यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक आईआईटी जेईई। तो जो भी लोग कहते हैं 3 महीने में हमने कर लिया, 2 महीने में कर लिया, जैसे मैंने भी 3-4 महीने पढ़ाई किया बहुत लगन से एंड आई डिड इट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने सिर्फ 3-4 महीने ही पढ़ाई किया, उसके पीछे वर्षों की मेहनत थी। ऐसा नहीं है कि उसके पहले मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ा रहा था। तो कहना चाहिए कि 3 महीने में डेफिनेटली यू कैन डू, प्रोवाइडेड यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ लर्निंग इन द पास्ट ऑल्सो। यस सर, एग्जैक्टली। बाकी सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पे कि आपके जर्नी में कभी ऐसा कोई एक मोमेंट आया होगा जिस समय आपको भी लगा होगा कि अब गिव अप कर देते, बहुत डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है, तो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। देखिए, चाहे वो आप किसी भी अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप देते हैं ना, तो आप उसकी तैयारी करते हैं एंड समटाइम्स यू फील दैट बीइंग अ ह्यूमन यू आर समवेयर, यू हैव लिमिटेशंस, यू फील लाइक दैट। तो it is natural to get depressed, it is natural to get irritated, it is natural to get frustrated, it is natural to feel low sometimes, wherein you think that कि भगवान पता नहीं दिमाग भगवान ने कैसे दिया है, चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, हो ही नहीं रहा है, क्या करें।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस वक्त अपने आप को इकट्ठा करके आगे बढ़ना। और मुझे याद है कि जब भी मेरे सामने ऐसे पल आए तो मैं अक्सर बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनता रहता था बीच बीच में। तो दे रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट, और उनको सुनने के बाद एक अलग ही एक जज्बा जगता था कि हाँ यार, करना है, कुछ तो करना है, तो हारना नहीं है। तो ऐसे पल सबकी ज़िंदगी में आते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है। तो लेट मी एश्योर यू, सबके साथ होता है, सबके साथ, मेरे साथ, जो तुम्हारे साथ लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ये एक्सेप्शनल सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। जो रैंक 1 है ना, उसको भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि उसकी रैंक 1 आ जाए, उसके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा, वो भी अपने चैलेंजेस फेस कर रहा होगा। तो इसलिए इट इज़ नेचुरल, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि कई लोग तो ये इस जो दिक्कतें आती है इसमें बिखर जाते हैं, और कुछ लोग अपने आप को इकट्ठा करके निखर जाते हैं। तो आपको बिखरना नहीं है, निखरना है। और ये याद रखना है कि डरना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। डोंट गिव अप। मैं तो हमेशा क्लास में बोलता हूँ, सफल होगा वही जो आखिर तक लगा रहेगा कहीं। तो बस लगे रहिए, दौड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। भगवान देख रहा है, अपने आप सफल होंगे। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस सर, एग्जैक्टली। हमें बस अपने तरफ से हार्ड वर्क करते चलना है एंड फाइनली रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। मत सेल्फ डाउट में नहीं रहना है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम मेहनत करो, सब हो जाएगा यार। तुम मेहनत कर रहे हो ना सच्चे दिल से। अगर तुम मेहनत कर रहे हो सच्चे दिल से, तुम्हें अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ यार मेहनत कर रहा हूँ, बस दैट्स इट, दैट इज़ इनफ। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बाद में देखेंगे, है ना। वो किसी ने कहा है ना, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करते रहिए, बिल्कुल मिलेगी मंजिल भी। यस सर। बाकी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये सेशन मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल होने वाले हैं बच्चों के लिए। थैंक्स अ लॉट सर फॉर कमिंग, बिकॉज आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया बच्चों के लिए स्पेशली। तो नहीं, बच्चों के लिए तो हम कुछ भी करते हैं। बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बच्चे मतलब अगर कोई पूछे ना तो मतलब क्या कहें, हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं, वो खुद नहीं समझ सकते कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनको कभी इस बात का अंदाज़ा होगा भी नहीं शायद, बट दे रियली मीन अ लॉट फॉर अस, लेट मी टेल यू। Yes, so it was really nice talking to you, and in this your YouTube channel was a great platform कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ, उनके कुछ क्वेरीज़ का आंसर दे पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ ये इंटरव्यू करके, बहुत बढ़िया लगा कि एक छोटा सा सेशन हो गया और इसी बहाने बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन हो जाएगा। अगेन थैंक्स सर। बाकी अगर किसी का भी कोई कमेंट रह गया, डाउट रह गया है कि सर से वो पूछ नहीं पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड इफ पॉसिबल सर के साथ मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व कर लूँगा। हाँ, अगर बच्चे चाहेंगे तो कुछ भी करेंगे। बच्चों के लिए तो यार, तेरे लिए तो कुछ भी कर लेंगे यार, ठीक है। सो ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।